एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। माय नेम इज फारूक और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज का नाम है फेमस डिजाइनर्स एंड देयर वर्क्स। और इस सीरीज में अब तक हम एक एपिसोड ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उस एपिसोड का नाम था फेमस इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर्स एंड देयर वर्क्स। और अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पर उस वीडियो को अटैच किया है और आई बटन पर क्लिक करके आप उस प्रीवियस एपिसोड को देख सकते हो। इसके साथ ही अगर आप NID, NIFT और UCET के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो आज का ये एपिसोड 2 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड 2 में हम पढ़ने वाले हैं फेमस इंडियन फैशन डिजाइनर्स एंड देयर वर्क्स के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस एपिसोड 2 में हम इंडिया के बहुत ही मशहूर फेमस फैशन डिजाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम देखेंगे उनके काम को, जिस काम ने उनकी पहचान बनाई न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में आज उनको जाना जाता है। तो आज के इस एपिसोड 2 में हम पढ़ेंगे इंडिया के बहुत ही मशहूर फेमस फैशन डिजाइनर्स के बारे में और साथ ही देखेंगे उनके द्वारा बनाए गए ऐसे डिजाइन, उनके ऐसे वर्क जिन्होंने उन्हें न सिर्फ केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आज हम उन विजनरीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंडिया के कंटेम्पररी फैशन को बिल्कुल बदल कर रख दिया। कुछ ऐसे ट्रेंड्स उन्होंने सेट किए जो आज इंडिया के फैशन को ग्लोबल मार्केट पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड की कोई पार्टी हो या बॉलीवुड का कोई फंक्शन हो या किसी सेलिब्रिटी की शादी हो और वहां पर मनीष मल्होत्रा के डिजाइन्स को अगर किसी सेलिब्रिटी ने ना पहना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया में जितने भी सेलिब्रिटीज की वेडिंग्स होते हैं वहां पर ब्राइडल या फिर ग्रूम मनीष मल्होत्रा के डिजाइन्स को जरूर पहनते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैशन डिजाइनर के बारे में जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है फैशन के बारे में, बट फैशन इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नाम कमाया और अपना नाम बनाया। और सिर्फ नाम बनाया ही नहीं बल्कि फैशन इंडस्ट्री में टॉप की रैंक पर ये आते हैं। सो दिस इज मनीष मल्होत्रा। अगर हम मनीष मल्होत्रा की एजुकेशन के बारे में बात करें तो फैशन से रिलेटेड इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया है, कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया है, इसीलिए इनको सेल्फ टॉट फैशन डिजाइनर के नाम से जाना जाता है। ना कभी इन्होंने कोई फैशन स्कूल ज्वाइन किया, ना इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली है, जो कुछ सीखा अपने दम पर सीखा, अपने बलबूते पर सीखा। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ब्रांड्स के बारे में जिन्होंने मनीष मल्होत्रा को एक नई पहचान दी। तो चलिए, तो अगर ब्रांड्स की बात करें तो मनीष मल्होत्रा लेबल, मनीष मल्होत्रा लेबल इनका खुद का लेबल है और 2005 में इसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो लगभग 20 साल पुराना इनका ये लेबल है जिसको मनीष मल्होत्रा लेबल के नाम से जाना जाता है। और अगर इनके सब लेबल्स की बात करें तो मिजवान कलेक्शन, मिजवान कलेक्शन इनका एक सब लेबल है। अब मिजवान कलेक्शन की अगर हम बात करें तो मिजवान कलेक्शन बेसिकली आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है। तो ऐसे आर्टिस्ट जो बहुत ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए काम करता है आपका ये सब लेवल जिसका नाम है मिजवान कलेक्शन। तो अगर हम इनके दो ब्रांड्स की बात करें, मनीष मल्होत्रा इनका खुद का लेवल है एंड सेकंड सब लेवल इज मिजवान कलेक्शन। और अगर हम इनके सिग्नेचर स्टाइल के बारे में बात करें तो आपको इनके डिजाइन्स में देखने को मिलेगा कि वो बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस होते हैं। बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी उनको पहनते हैं और जो भी डिजाइन से बनाते हैं वो बॉलीवुड सेंट्रिक डिजाइन्स होते हैं। इसका मतलब है कि उन डिजाइन्स को बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को कंसीडर करते हुए बनाया जाता है। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, उनके लिए इन डिजाइन्स को बनाया जाता है। तो वो अपने बॉलीवुड सेंट्रिक डिजाइन्स के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। इसके साथ ही उनके डिजाइन्स में आपको हैवी एम्बेलिशमेंट्स देखने को मिलता है एंड सीक्वेंस आपको देखने को मिलते हैं। अब सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस बेसिकली हम बोलते हैं चमकते सितारों को।
तो बचपन में आपने कभी ना कभी कुछ ड्रेसेस देखे होंगे जिन पर बहुत छोटे छोटे स्टार्स लगे होते हैं, तो उन चमकते सितारों को हम सीक्वेंस कहते हैं। तो इनकी डिजाइन्स में भी सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। और बॉलीवुड में किसी की शादी हो और उस सेलिब्रिटी ने मनीष मल्होत्रा के द्वारा डिजाइन किया हुआ लहंगा नहीं पहना हो, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये अपने मॉडर्न लहंगास के लिए भी जाने जाते हैं। क्लियर? तो पेस्टल्स, शिमर, शियर ड्रेप्स, इंडो वेस्टर्न फ्यूजन, ये सब इनका सिग्नेचर स्टाइल है। यानी कि इनके डिजाइन में आपको ये सभी कुछ देखने को मिलता है। यानी कि इनके डिजाइन में आपको पेस्टल, शिमर, शियर ड्रेप्स, इंडो वेस्टर्न फ्यूजन सबका सब देखने को मिलता है। और अगर हम मनीष मल्होत्रा के फेमस क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो मनीष मल्होत्रा के फेमस क्लाइंट्स में है करीना कपूर, दीपिका पादुकोण एंड आलिया भट्ट। अगर हम मूवीज की बात करें कि कौन कौन सी मूवीज ऐसी बनाई जिनमें मनीष मल्होत्रा के डिजाइन को पहना गया, तो आपने मूवी देखी होगी कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो काफी सारे मूवीज में मनीष मल्होत्रा के डिजाइन को पहना भी जाता है। और अगर अवार्ड्स की बात करें तो मनीष मल्होत्रा को फिल्म फेयर फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइन अवार्ड दिया जा चुका है। IIFA एंड बॉलीवुड स्टाइल अवार्ड से भी इनको नवाजा जा चुका है। अगर मनीष मल्होत्रा के नोटेबल्स कैंपेन्स के बारे में बात करें तो मिजवान वेलफेयर सोसाइटी विद शबाना आजमी, ये इनका एक बहुत ही फेमस कैंपेन रहा जिसमें इन्होंने विमेन एम्प्लॉयमेंट को और चिकनकारी को प्रमोट किया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है हु डिजाइन कॉस्ट्यूम्स फॉर कभी खुशी कभी गम एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर? द आंसर विल बी मनीष मल्होत्रा। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका हो सकता है मनीष मल्होत्रा's फैशन हाउस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मनीष मल्होत्रा। मनीष मल्होत्रा जो फेमस हुए वो तब ज्यादा फेमस हुए जब सेलिब्रिटीज ने उनके डिजाइन को पहनना स्टार्ट किया। जब बॉलीवुड की कोई भी पार्टी होती तो हर सेलिब्रिटी यही कहता कि आई एम वेयरिंग मनीष मल्होत्रा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम बात करेंगे मनीष मल्होत्रा की स्टाइल एंड स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो देखिए मनीष मल्होत्रा का जो डिजाइन होता है इसमें आपको फ्यूजन देखने को मिलता है। फ्यूजन का मतलब क्या है? बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि दो से ज्यादा स्टाइल्स को मिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर ये कोई ब्राइडल वेयर बना रहे हैं, क्लियर, तो ब्राइडल वेयर अगर बना रहे हैं, किसी दुल्हन के लिए कोई लहंगा डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें कंटेम्पररी मिक्स करेंगे प्लस उसमें ड्रैपिंग टेक्निक्स भी इंक्लूड कर देते हैं, उनको भी फ्यूज करते हैं, उनको भी मिक्स किया जाता है। अब ड्रेप्स क्या है? ड्रेप्स बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हम कभी साड़ी पहनते हैं तो साड़ी में जिस तरीके के फोल्ड्स होते हैं, क्लियर, तो अगर आपने साड़ी देखी होगी तो साड़ी में बेसिकली इस तरह के कुछ फोल्ड्स बनते हैं। तो दोज आर योर ड्रेप्स। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको हम ड्रेप्स बोलते हैं। तो इनके डिजाइन्स में आपको फ्यूजन देखने को मिलता है। और इसके साथ ही ये अपनी इवनिंग एंसेंबल्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। अब ये इवनिंग एंसेंबल क्या होता है? इवनिंग एंसेंबल बेसिकली एक ड्रेस होती है जिसको किसी खास मौके पर ही पहना जाता है और जिसको डिमांड्स के थ्रू ही बनाया जाता है। मतलब इसका आपको ऑर्डर देना पड़ता है। ये कोई ऐसी ड्रेस नहीं होती जिसको आप मार्केट जाके तुरंत खरीद सकते हो, नहीं, इसको जो भी पर्सन पहनेगा उसके हिसाब से, उनके फिजिकल डायमेंशंस के हिसाब से इसको बनाया जाएगा, उनके प्रॉपर बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से इसको बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट जाते हो, देन यू परचेज इट, फिर खरीद कर आप इसको लेकर आते हो, फिर आप इसको एडजस्ट करवाते हो, ऐसा नहीं है। इसमें आपका ये जो एंसेंबल है बेसिकली ये वही ड्रेस होगी जो आपके हिसाब से डिजाइन की गई होगी, आपका मेजरमेंट लेकर। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इनकी डिजाइन फिलॉसफी के बारे में। तो इनके डिजाइन फिलॉसफी में आपको मॉडर्न सेंसिबिलिटी देखने को मिलती है। क्लियर? तो इनके जो डिजाइन्स होते हैं वो बेसिकली टाइमलेस होते हैं। टाइमलेस का मतलब है कि जो कभी पुराने नहीं होते, जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता। तो ये ऐसे डिजाइन्स बनाते हैं जो टाइमलेस होते हैं और जो मॉडर्न सेंसिबिलिटी को दिखाते हैं। अगर हम बात करें कि मनीष मल्होत्रा को इंस्पिरेशन कहां से मिलती है, ये जो डिजाइन जो ये बनाते हैं उस डिजाइन को बनाने के लिए इनको इंस्पिरेशन कहां से आती है? तो चलिए सबसे पहले इनके इंस्पिरेशन सोर्सेस को हम देख लेते हैं। तो अगर हम इनके इंस्पिरेशन सोर्स की बात करें तो मुगल आर्किटेक्चर,
मुगल आर्किटेक्चर इनका एक बहुत ही मेजर इंस्पिरेशन सोर्स रहा है। मुगल आर्किटेक्चर में जितने भी मोटिव्स यूज किए गए, जैसे फूल, पत्तियां, फ्लोरल, इस तरह के मुगल आर्किटेक्चर के जो जो फेमस मोटिव्स थे, ये अपने डिजाइन्स में उनको यूज करते हैं। एंड सेकेंड इंस्पिरेशन इनका विंटेज बॉलीवुड सिनेमा। विंटेज बॉलीवुड सिनेमा बेसिकली जो पुराने टाइम का सिनेमा होता है, क्लियर, उस टाइम का जो सिनेमा रहा है, ये भी उनका इंस्पिरेशन है। एंड द थर्ड वन इज रॉयल इंडियन टेक्सटाइल। जो इंडिया के रॉयल टेक्सटाइल्स रहे हैं, फैब्रिक्स रहे हैं, वो इनका इंस्पिरेशन सोर्स रहे हैं। टेक्निक्स, अगर हम इनके टेक्निक्स के बारे में बात करें तो इनके डिजाइन्स में आपको जरदोजी एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलती है, थ्रेड वर्क आपको देखने को मिलता है, एंड हैंड पेंटेड मोटिव्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो ऊपर है दैट इज योर क्रिस्टल एम्बेलिशमेंट्स, क्लियर। तो काफी सारे क्रिस्टल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज, कौन कौन से स्टार्स हैं जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन रहा है, कौन कौन से स्टार्स हैं जिन्होंने इनकी डिजाइन्स को पहना है, तो बॉलीवुड की श्रीदेवी से लेकर दीपिका पादुकोण तक सारे सेलिब्रिटीज ने इनके डिजाइन्स को पहना हुआ है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मनीष मल्होत्रा के कुछ मोस्ट फेमस कैंपेन्स के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे और जिन्होंने मनीष मल्होत्रा को एक नई पहचान दी। तो अगर हम पहले कैंपेन की बात करें तो इसका नाम है बैक स्टेज टू बैक स्ट्रीट। अब देखिए, इस कैंपेन की खास बात थी कि एक ऐसा टाइम था जब डिजाइनर्स केवल उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन करते थे जो उन डिजाइन्स को अफोर्ड कर सकते थे, यानी कि पैसे में जो बहुत अमीर होते थे, जो उनको खरीद सकते थे। बट मनीष मल्होत्रा का ऐसा मानना था कि कुछ ऐसा डिजाइन किया जाए कि जिसको सेलिब्रिटीज तो पहन नहीं सके, बल्कि जो आम लोग हैं, जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, वो भी उनको पहन सके। तो फैशन केवल बॉलीवुड तक सीमित ना रहे, बल्कि हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में फैशन पहुंचे। तो इसीलिए उन्होंने कैंपेन किया जिसका नाम था बैक स्टेज टू बैक स्ट्रीट। मनीष मल्होत्रा का सेकंड जो कैंपेन था उसका नाम था द वर्ल्ड कलेक्शन, जो कि आपका दुबई में हुआ, क्लियर। अब दुबई जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मनीष मल्होत्रा के डिजाइन्स को रिप्रेजेंट किया गया और इस कैंपेन में पूरी दुनिया से बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स आए और उन सभी फैशन डिजाइनर्स के ड्रेसेस को फैशन मॉडल्स ने रिप्रेजेंट किया। लेकिन मनीष मल्होत्रा के जो डिजाइन्स थे, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर यह दिखाया कि किस तरीके से इंडियन क्राफ्टमैनशिप से बने हुए डिजाइन्स इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते। एंड द लास्ट वन इज सैमसोनाइट कोलैबोरेशन। सैमसोनाइट कोलैबोरेशन एक बहुत ही यूनिक कैंपेन था। इस कैंपेन के थ्रू मनीष मल्होत्रा ने लोगों की सोच को बदला कि जब वो कहीं ट्रैवल करते हैं तब वो फैशन में नहीं हो सकते, या तब वो अपने फैशन के पैशन को फॉलो नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट मनीष मल्होत्रा ने सैमसोनाइट कैंपेन के थ्रू ये बताया कि अगर आप ट्रैवल करते हो तब भी आप अपने स्टाइल को फॉलो कर सकते हो, आप फैशन को एंजॉय कर सकते हो। तो उन्होंने काफी सारे सूटकेस, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन किए जिनको ट्रैवल के दौरान हम अपने साथ लेकर जा सकते। तो काफी सारे सेलिब्रिटीज, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ऐसा मानना होता है कि जब वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो बहुत कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं, और उसी कंफर्ट के लिए इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया था एंड दैट वाज सैमसोनाइट कोलैबोरेशन। अब हमारी नेक्स्ट फेमस फैशन डिजाइनर है सब्यसाची। तो सब्यसाची को आपने बाई फेस कभी देखा हो या ना देखा हो, यस इट इज पॉसिबल। बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जिनको सब्यसाची नाम पता है बट रियल में वो नहीं जानते हैं दैट हु सब्यसाची। सो ही इज नोन एज सब्यसाची। अब सब्यसाची का नाम आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा फेमस फैशन डिजाइनर है। इनके डिजाइन इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्यसाची की एजुकेशन के बारे में। तो सब्यसाची की जो एजुकेशन हुई वो NIFT कोलकाता से 99 में कंप्लीट हुई। अब फैशन की ट्रेनिंग लेने के बाद, अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने अपने डिजाइन्स बनाने स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया एंड फाइनली इन्होंने अपना ब्रांड बनाया 1999 में और इनके खुद के ब्रांड का नाम है सब्यसाची।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके सिग्नेचर स्टाइल के बारे में। तो अगर हम सब्यसाची के सिग्नेचर स्टाइल की बात करें तो इनके डिजाइन में विंटेज रॉयल एस्थेटिक्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी आपको देखने को मिलती है। अब ये हैवी एम्ब्रॉयडरी क्या है? हैवी एम्ब्रॉयडरी का मतलब है बहुत ज्यादा हैवी वर्क। क्लियर? एम्ब्रॉयडरी का मतलब कढ़ाई बेसिकली, यानी कि उसके ऊपर थ्रेड वर्क जो किया गया है सुई धागे से। अब वो आपका हैंड वर्क भी हो सकता है या मशीन के थ्रू भी हो सकता है, बट आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी इनके डिजाइन्स में देखने को मिलती है। और अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें कि इन्होंने अपने डिजाइन्स में कौन कौन से टेक्सटाइल यूज किए, तो इन्होंने बनारसी, खादी एंड वेलवेट टेक्सटाइल्स यूज किए हैं। अगर हम इनके सिग्नेचर कलर्स के बारे में बात करें तो रेड, गोल्ड, मरून एंड एंटिक पेस्टल कलर्स इनके सिग्नेचर कलर्स हैं। और अगर हम इनके फेमस क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो इनके फेमस क्लाइंट्स की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, जिसमें शामिल है अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा एंड कैटरीना कैफ एंड आलिया भट्ट। ऑलमोस्ट बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज सब्यसाची के डिजाइन्स को पहनते हैं। अगर अवार्ड्स की बात करें तो इनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जा चुका है, वेग डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया जा चुका है। और अगर इनके नोटेबल कैंपेन्स के बारे में बात करें तो ब्राइड्स ऑफ सब्यसाची, ग्लोबल कोलैबोरेशन विद H&M एंड ज्वेलरी एंड एसेसरीज अंडर सब्यसाची एसेसरीज, ये 3 इनके बहुत ही फेमस कैंपेन्स हैं। तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं? तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है व्हिच इंडियन डिजाइनर कोलैबोरेटेड विद H&M फॉर अ ग्लोबल कलेक्शन। ये कौन से जो डिजाइनर थे जिन्होंने H&M के साथ में कोलैबोरेशन किया? तो द आंसर विल बी सब्यसाची मुखर्जी। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की तो वो हो सकता है फ्रॉम विच NIFT कैंपस डिड सब्यसाची ग्रेजुएट। तो NIFT कोलकाता से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सब्यसाची के स्टाइल एंड स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो इन्होंने हेरिटेज टेक्सटाइल्स को री इमेजिन किया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने न्यू टेक्सटाइल्स पर काम नहीं किया, बट ज्यादातर जो इन्होंने काम किया वो हेरिटेज टेक्सटाइल्स को रिवाइव करने का काम किया। इन्होंने अपने देश के, अपने इंडिया के जो टेक्सटाइल थे उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया। एंड सेकंड, अगर हम इनकी डिजाइन फिलोसफी के बारे में बात करें तो इनकी डिजाइन फिलोसफी को हम केवल एक सिंगल लाइन से समझ सकते हैं, दैट इज इंडियन क्राफ्ट इज नॉट अ डाइंग आर्ट, इट्स अ लिविंग ट्रेडिशन। इनका ऐसा मानना था कि जो इंडियन आर्ट है, जो इंडियन क्राफ्ट है, वो एक डाइंग आर्ट नहीं है, वो एक लिविंग ट्रेडिशन है। बेसिकली इन्होंने इंडियन आर्ट को, इंडियन क्राफ्ट को रिवाइव करने का काम किया। बुनाई करने की, विविंग करने की ऐसी कला, ऐसी टेक्निक जिनको लोग भूल गए थे और ऑलमोस्ट उनसे काम करना बंद ही हो गया था, इन्होंने उन सारी फॉरगॉटन विविंग टेक्निक्स को रिवाइव करने का काम किया। एंड ही इज सब्यसाची। अब हम बात करेंगे उन सारे सोर्सेस की जिनके थ्रू सब्यसाची को इंस्पिरेशन मिलती थी। तो उन सब में पहला आपका सोर्स है कल्चरल हेरिटेज। तो कल्चरल हेरिटेज से सब्यसाची को काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने बंगाल की आर्टिस्टिक लेगेसी को रिवाइव किया, बंगाल के टेक्सटाइल को, बंगाल की आर्ट को, बंगाल के फैशन को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाया। इसके साथ ही इंडियन टेम्पल आर्ट से भी वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, तो काफी सारी इंस्पिरेशन लेते थे। उसके साथ ही विंटेज टेक्सटाइल्स से भी वो काफी इंस्पायर्ड थे और ये उनके इंस्पिरेशन का एक सोर्स थे। सेकेंड, हम बात करेंगे कलेक्शंस की, सिग्नेचर कलेक्शंस के बारे में। तो उनका जो फिरदौस कलेक्शन है, इनका एक बहुत ही फेमस कलेक्शन, दैट इज द फिरदौस कलेक्शन। तो फिरदौस कलेक्शन को अगर आप देखोगे तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जो पर्शियन गार्डन के मोटिव्स है, क्लियर, पर्शियन गार्डन के मोटिव को यूज किया और हैंड वुवन टेक्निक्स को यूज किया। मतलब हाथ से बुनाई की जो भी डिजाइन्स बनाए, पर्शियन गार्डन मोटिव्स के बनाए और उनको बनाने के लिए हैंड वुवन स्किल्स का यूज किया, मतलब हाथ से उस वर्क को किया। जहां इन्होंने एक तरफ बंगाली टेक्सटाइल को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाया, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने काफी अदर मटेरियल्स भी यूज करे, जैसे कि आपका चंदेरी सिल्क, बनारसी ब्रोकेड एंड रॉ सिल्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 मोस्ट फेमस कैंपेन्स बाय सब्यसाची। तो अब सब्यसाची के 3 मोस्ट फेमस कैंपेन्स को हम पढ़ लेते हैं।
द फर्स्ट कैंपेन इज द रॉयल बंगाल टाइगर ज्वेलरी कैंपेन। अब ये जो कैंपेन था, इस कैंपेन को अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो इसके डिजाइन में आपको बेसिकली एक टाइगर देखने को मिलता है। तो इस एग्जांपल में, इस पीस में अगर आप देखोगे थोड़ा, तो आपको यहां पर ऑब्जर्व करने पर एक टाइगर दिखाई देता है, क्लियर, और एक टाइगर इसके पीछे भी बना हुआ है। तो इस कैंपेन में सब्यसाची ने बंगाल टाइगर के मोटिव को यूज किया। इन्होंने जो इयररिंग्स बनाए उसमें भी टाइगर मोटिव का यूज किया, और इसके साथ ही इन्होंने जो नेकलेस बनाए उसमें भी इन्होंने टाइगर मोटिव का यूज किया। एंड द सेकेंड कैंपेन इज द मुगल गार्डन कलेक्शन बाय सब्यसाची। इस कलेक्शन में इन्होंने आसाम के गोल्डन सिल्क को यूज किया। तो इस पिक्चर में जो सिल्क इस मॉडल ने पहना हुआ है, दिस इज सिल्क फ्रॉम आसाम। एंड द थर्ड फेमस कैंपेन वाज सब्यसाची हेरिटेज ब्राइडल कैंपेन। अब सब्यसाची के इस ब्राइडल कैंपेन के खास फीचर्स की अगर हम बात करें, तो एम्ब्रॉयडरी का यूज बहुत ज्यादा किया गया, तो हैवी एम्ब्रॉयडरी। सेकंड, जरी का वर्क इसमें हमें देखने को मिला, जरी, जरदोजी एंड गोटा पट्टी का भी काम इसमें हमें देखने को मिला। अब हम इंडिया की एक ऐसी फीमेल फैशन डिजाइनर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक ऐसे इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया जिस टाइम पर फीमेल्स के लिए अपनी पहचान बनाना फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो एक ऐसी ही फेमस फैशन डिजाइनर है और इनका नाम है रितु कुमार। अगर हम रितु कुमार की एजुकेशन के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि फैशन से रिलेटेड इन्होंने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया। इन्होंने जो भी पढ़ाई की वो हिस्ट्री में किया, आर्ट हिस्ट्री में किया एंड म्यूजियोलॉजी में किया, लेकिन फैशन के फील्ड में इन्होंने कोई एजुकेशन, ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो यस, काफी बार ऐसा होता है कि काफी सारे डिजाइनर्स जो उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनका जो फॉर्मल एजुकेशन है वो किसी और फील्ड में होता है, बट अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन और अपने जुनून की वजह से वो फैशन के वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो उनमें से एक है आपकी रितु कुमार। अगर हम रितु कुमार के ब्रांड के बारे में बात करें तो इनके ब्रांड का नाम है रितु कुमार। अब इनका ये जो ब्रांड है इन्होंने स्टैब्लिश किया था 1969 में। अगर हम इनके सिग्नेचर स्टाइल के बारे में बात करें तो जरदोजी का काम देखने को मिलता है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का भी इन्होंने यूज किया अपने डिजाइन्स में, एंड इनके डिजाइन्स में मुगल मोटिव्स भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इन्होंने नेचुरल फैब्रिक और नेचुरल डाइस का भी इस्तेमाल किया है। अगर इनके फेमस क्लाइंट्स को देखें तो प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय एंड प्रिंसेस डायना इनके फेमस क्लाइंट्स हैं। और अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो 2013 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। अब अवार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो अवार्ड्स के ऊपर हमने एक वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, वो एपिसोड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर फेमस अवार्ड्स इन इंडिया वाले एपिसोड को देख सकते हो। इस एपिसोड में हमने इंडिया के सारे फेमस अवार्ड्स के बारे में बहुत डिटेल में कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जल्दी से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में कौन कौन से फेमस अवार्ड्स हैं। अगर मैं पद्मश्री की बात करूं तो इंडिया में 4th रैंक पर आता है। पहला आपका भारत रत्न, सेकंड पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। क्लियर? तो बहुत डिटेल में उस वीडियो में मैंने अवार्ड्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके उसको वीडियो को जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे रितु कुमार की डिजाइन स्टाइल के बारे में और इनकी फिलॉसफी के बारे में। तो देखिए, रितु कुमार को पायनियर ऑफ रिवाइवल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वर्ड है रिवाइवल, इसका क्रेडिट हमने इनको क्यों दिया है? तो देखिए, इन्होंने इंडिया में बहुत सारी ऐसी एम्ब्रॉयडरी, बहुत सारे ऐसे हैंडलूम जो खत्म हो रहे थे, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, बहुत सारे ऐसे टेक्सटाइल्स जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थे, इन्होंने उसको रिवाइव किया। क्लियर? अब ना सिर्फ टेक्निक्स को बल्कि काफी सारी स्टाइल्स को भी इन्होंने रिवाइव किया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके स्टाइल के बारे में। तो इनकी स्टाइल में आपको इंडियन प्रिंट्स देखने को मिलते हैं एंड ब्लॉक प्रिंटिंग देखने को भी मिलती है। अगर बात करें इनकी फिलॉसफी की, तो इनकी फिलॉसफी रही है कि इंडिया के हेरिटेज को प्रिजर्व करना।
अब कौन सा हेरिटेज? टेक्सटाइल हेरिटेज को। इनका ऐसा मानना था कि जो टेक्सटाइल हेरिटेज है हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो अगर हम देखें कि इन्होंने अपने डिजाइन्स में कौन कौन से मटेरियल्स को यूज किया, तो इन्होंने अपने डिजाइन्स में हैंड वोवन कॉटन को यूज किया, नेचुरल फाइबर को यूज किया एंड हेरिटेज सिल्क को भी इन्होंने यूज किया। अब हम बात करेंगे इनके सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन के बारे में कि रितु कुमार को अपने डिजाइन्स के लिए इंस्पिरेशन कहां से मिलती। तो रितु कुमार जब कोई भी डिजाइन क्रिएट करती हैं तो उस डिजाइन को क्रिएट करने से पहले वो एक हिस्टोरिकल रिसर्च करती है, और इस हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले एंशिएंट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को रेफर करते हैं, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को वो पढ़ते हैं। इसके साथ ही काफी सारे ऐसे टेक्सटाइल जो आपके म्यूजियम में आपको देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में न्यू इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करती है, उनसे इंस्पिरेशन लेती है। तो सेकेंड इंस्पिरेशन क्या है? म्यूजियम टेक्सटाइल आर्काइव्स। एंड द लास्ट वन इज रीजनल फोक आर्ट ट्रेडिशन। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे इनको इंस्पिरेशन मिलती है। अगर हम इनके इंडस्ट्री इंपैक्ट की बात करें तो ये पहली ऐसी फर्स्ट फीमेल डिजाइनर है जिन्होंने पेरिस फैशन वीक पे अपने डिजाइन्स को शोकेस किया है। अगर हम इनकी क्राफ्ट टेक्निक के बारे में बात करें कि कौन कौन से क्राफ्ट टेक्निक्स इन्होंने यूज किए, तो ब्लॉक प्रिंटिंग, जरदोजी एम्ब्रॉयडरी एंड डाइंग मेथड्स को इन्होंने यूज किया। अब डाइंग मेथड में जो मेथड्स इन्होंने यूज किया दैट वाज ट्रेडिशनल डाइंग मेथड। अगर हम ब्लॉक प्रिंटिंग के एग्जांपल की बात करें तो ये जो आपको एग्जांपल दिख रहा है दिस इज ब्लॉक प्रिंटिंग। यहां पे हमने एक ब्लॉक लिया, अब ब्लॉक से इस सभी डिजाइन को प्रिंट किया जा रहा है, क्लियर। और यहां पर आपको जरदोजी का काम देखने को मिल रहा है। जरदोजी के काम में गोल्डन थ्रेड एंड सिल्वर थ्रेड का यूज किया जाता है और इसके साथ में इसमें डायमंड्स एंड स्टोन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 मोस्ट फेमस कैंपेन्स बाय फैशन डिजाइनर रितु कुमार। तो इनका पहला जो कैंपेन है दैट इज द रिवाइवल प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट अपने आप में खास क्यों है? क्योंकि इसका नाम है रिवाइवल। इस कैंपेन में, इस प्रोजेक्ट में इन्होंने रिवाइव करने का काम किया। और किसको रिवाइव किया? इंडियन हैंडलूम को इन्होंने रिवाइव किया, उसके साथ ही क्राफ्ट को भी। अब ये हैंडलूम क्या है? देखिए, लूम का मतलब होता है बेसिकली मशीन। अब ये जो मशीन है ये डिपेंड है हैंडवर्क पर। तो एक ऐसी मशीन जिससे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, फैब्रिक पर डिजाइन बनाते हैं, दैट इज हैंडलूम। तो हाथ से काम करके फैब्रिक बनाने वाली, डिजाइन बनाने वाली मशीन को हम कहते हैं हैंडलूम। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया जाता है। तो ऐसी हैंडलूम्स को प्रिजर्व करने का, रिवाइव करने का काम किया फैशन डिजाइनर रितु कुमार। इसके साथ ही इन्होंने ट्रेडिशनल प्रिंटिंग को, ट्रेडिशनल वीविंग को भी प्रमोट किया। एंड द सेकेंड कैंपेन वाज बनारस रिवाइवल कैंपेन। अगर हम बनारस रिवाइवल कैंपेन की बात करें तो इसमें इन्होंने बनारसी सिल्क पर एंड जरी वर्क पर फोकस किया। अब वहां के जो लोकल वीवर्स थे, जो बुनाई का काम करते थे, इस कैंपेन के थ्रू रितु कुमार ने उन सारे वीवर्स को सपोर्ट किया। और इस कैंपेन का अगर हम मेन टारगेट देखें, मेन पर्पस जो था दैट वाज द रिवाइवल ऑफ वीविंग ट्रेडिशंस, की बुनाई के जो ट्रेडिशंस थे जिनके थ्रू वीव करते थे, उन ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करना, रिवाइव करना। नाउ द लास्ट कैंपेन इज द लेबल दैट इज बाय रितु कुमार। तो द लेबल रितु कुमार, इनका जो कैंपेन है दैट इज फ्यूजन। अब इसमें क्या किया है इन्होंने? इसमें इन्होंने इंडियन प्रिंट्स को और वेस्टर्न स्टाइल दोनों को फ्यूज किया, यानी कि दोनों को मिक्स करके एक न्यू डिजाइन बनाया है। अब ये जो इन्होंने डिजाइन बनाया बेसिकली किसको फोकस किया गया? तो यंग अर्बन विमेन को फोकस करके इन्होंने इस फ्यूजन को क्रिएट किया। सो दिस इज द लेबल रितु कुमार। अब हम बात करेंगे तरुण ताहिलियानी के बारे में। तरुण ताहिलियानी इंडिया के बहुत ही फेमस डिजाइनर्स में से एक हैं एंड ही इज तरुण ताहिलियानी। अगर हम तरुण ताहिलियानी की एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने FIT न्यूयॉर्क से अपनी फैशन की एजुकेशन को कंप्लीट किया है। इन्होंने प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन ली है और ट्रेनिंग ली है
उसके बाद इस फील्ड में इन्होंने अपने डिजाइन को बनाना स्टार्ट किया है। अब क्योंकि केवल डिजाइन्स बनाना ही नहीं है, बल्कि अपने बनाए हुए डिजाइन्स को पूरी दुनिया में फेमस करना, और फेमस करने के साथ ही उन डिजाइन्स के थ्रू एक बिजनेस बिल्टअप करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो मैटर कि आप कितना अच्छा डिजाइन बनाते हैं, अगर आपके पास बिजनेस बनाने का टैलेंट नहीं है, अगर ये स्किल आपके पास नहीं है कैसे आपको अपने डिजाइन के थ्रू एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करना है, तो फिर आपके डिजाइन्स की इंपॉर्टेंस तो है कि आपके डिजाइन बहुत अच्छे हैं, सबसे यूनिक हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचते, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंचते, तो फिर आप कैसे एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। तो तरुण ताहिलियानी उनमें से ही एक है जिन्होंने वार्टन स्कूल से बिजनेस की एक डिग्री ली। अगर इनके ब्रांड के बारे में बात करें तो इनके ब्रांड का नाम है तरुण ताहिलियानी, और इसके साथ ही एक और इनका ब्रांड है दैट इज को फाउंडेड एनसेंबल। अब को फाउंडेड एनसेंबल क्या है, बेसिकली 1987 में ओपन किया गया इंडिया का फर्स्ट मल्टी डिजाइनर स्टोर। अब ये मल्टी डिजाइनर स्टोर क्या है कि एक ऐसा स्टोर जिसके अंदर आपको बहुत सारे डिजाइनर्स के डिजाइन्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको किसी डिजाइन को खरीदने जाना है तो आप किसी पर्टिकुलर में जाओगे, जैसे सब्यसाची या मनीष मल्होत्रा, बट इस डिजाइन स्टोर में आपको मल्टी डिजाइनर्स के कपड़े देखने को मिलते हैं। तो अगर इनके सिग्नेचर स्टाइल के बारे में बात करें तो इट इंक्लूड्स ड्रेप्ड सिलहूट्स, कॉर्सेट्स, इंडो वेस्टर्न फ्यूजन, फाइन क्राफ्टमैनशिप एटसेट्रा। अगर इनके फेमस क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो शिल्पा शेट्टी, ओपरा विनफ्रे एंड लेडी गागा इनके फेमस क्लाइंट्स हैं। अगर अवार्ड्स की बात करें तो इनको वेग डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा चुका है। इंडिया कुच्योर वीक स्टार डिजाइनर का अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। तो अगर हम तरुण ताहिलियानी की डिजाइन स्टाइल एंड फिलोसफी के बारे में बात करें तो इनको किंग ऑफ ड्रेप्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने इंडियन डिजाइन्स में ड्रेप्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। ड्रेप्स बेसिकली हम फोल्ड्स को बोलते हैं। अगर आपने कोई साड़ी देखी हो तो आप देखोगे साड़ी का जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसमें आपको काफी सारे ड्रेप्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इन फोल्ड्स को हम ड्रेप्स बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि इनकी डिजाइन्स के बारे में कि इनको किस तरह का काम करना पसंद था, तो इनको एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज्यादा पसंद था। जैसे इनका सिग्नेचर इनोवेशन था। अब इस सिग्नेचर इनोवेशन में क्या था कि इन्होंने कॉकटेल साड़ीज को कॉर्सेट ब्लाउजेस के साथ में मिक्स किया। सेकेंड, आइकॉनिक वेन्यू। अगर हम इनके डिजाइन स्टूडियो की बात करें तो तरुण ताहिलियानी डिजाइन स्टूडियो इंडिया का पहला मल्टी डिजाइनर बुटीक है जिसमें आपको अलग अलग डिजाइनर्स के द्वारा डिजाइन किए हुए डिजाइन्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मटेरियल्स को देखें तो मटेरियल्स इन्होंने कौन कौन से यूज किए, तो तरुण ताहिलियानी ने इटालियन ट्यूल, फ्रेंच लेस एंड इंडियन जरी वर्क का यूज किया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं तरुण ताहिलियानी के 3 मोस्ट फेमस कैंपेन्स के बारे में जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और पहला कैंपेन है जिसका नाम है द न्यू मैन। द न्यू मैन एक ऐसा कैंपेन था जो मस्कुलिनिटी यानी कि जो मेल कैटेगरी के लिए चलाया गया। काफी लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो मेल कैटेगरी है उसके लिए डिजाइनर कपड़े नहीं बनाए जाते हैं, उनको सिंपल ही रहना होता है, सिंपल ही कपड़े पहनने होते हैं। बट द न्यू मैन कैंपेन का कॉन्सेप्ट था कि जो बॉयज हैं, जो मेन हैं, उनके लिए जनरली ऐसे कपड़े होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल भी एलिगेंट नहीं होते, बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं होते। तो इस कैंपेन में ऐसे कपड़ों को बनाया गया, ऐसे ड्रेसेस को डिजाइन किया गया कि यस बॉयज को और मेन को भी राइट है कि वो भी ऐसे कपड़े पहन सकें जो एलिगेंट हो, जो स्टाइलिश हो। तो इसमें मस्कुलिनिटी को ब्लेंड किया गया ट्रेडिशनल के साथ में और एलिगेंस के साथ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू मैन कैंपेन कि अब जो मेन है 21st सेंचुरी के, अब उनका न्यू लुक इस बारे में कि वो एलिगेंट भी लग सकते हैं, डिजाइनर सूट्स भी पहन सकते हैं, डिजाइनर ड्रेसेस भी वो पहन सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कैंपेन दैट इज क्विंट इसेंस। क्विंट इसेंस एक ऐसा कैंपेन था जिसका कॉन्सेप्ट था कि ट्रेडिशनल स्टाइल को मॉडर्न स्टाइल के साथ मिक्स किया जाए। अब इसका मतलब क्या है, तो ट्रेडिशनल का मतलब है जैसे हम साड़ी पहनते हैं,
दिस इज ट्रेडिशनल स्टाइल। अब मॉडर्न स्टाइल का मतलब क्या है कि जिसमें हम ड्रेप्स क्रिएट करें और इसके साथ ही एक मॉडर्न लुक दें। तो अगर आपने कोई भी मॉडर्न एलिमेंट्स या मॉडर्न मोटिव्स यूज किए हैं देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ क्विंटेसेंस कैंपेन। तो क्विंटेसेंस में बेसिकली ट्रेडिशनल स्टाइल और मॉडर्न स्टाइल को मिक्स करके डिजाइनर कपड़ों को बनाया गया। नाउ द लास्ट कैंपेन इज द कुंभ कलेक्शन। अब कुंभ कलेक्शन में बेसिकली ऐसे कलर्स को यूज किया गया जो डिवाइन कलर्स थे और सैक्रेड मोटिव्स को इनके साथ में यूज किया गया। तो ये बेसिकली कुंभ से इंस्पायर्ड है। तो बेसिकली द कुंभ कलेक्शन रिप्रेजेंट करता है फेथ को, स्पिरिचुअलिटी को एंड ईश्वर के प्रति आस्था को। अब हम बात करेंगे दो ऐसे फैशन डिजाइनर्स के बारे में जिन्होंने एक साथ मिलकर काम किया और फैशन इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में अपना नाम कमाया, शोहरत कमाई और पैसा कमाया। तो ये फैशन डिजाइनर्स हैं अबू जानी एंड संदीप खोसला। अबू जानी एंड संदीप खोसला बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर्स में से एक है और इंडिया के गिने चुने नामों में से एक है। तो अगर हम इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने कोई भी फैशन स्कूल से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, तो इनके पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। अब जो कुछ भी इन्होंने सीखा वो खुद से सीखा है, खुद प्रैक्टिस किया, खुद देखा, खुद गिरे, खुद संभले और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर करके इन्होंने खुद से ही सब कुछ सीखा है। अगर इनके ब्रांड के बारे में बात करें तो इनकी ब्रांड का नाम है अबू जानी संदीप खोसला, जो कि 1986 में स्टैब्लिश किया गया। अगर सब लेबल्स की बात करें तो ASAL, जो कि अबू संदीप के द्वारा बनाया गया है। अब देख लेते हैं कि इनके सिग्नेचर स्टाइल में क्या क्या इंक्लूड है। तो इनके सिग्नेचर स्टाइल में चिकनकारी इंक्लूडेड है, जरदोजी है, मिरर वर्क आपको देखने को मिल सकता है एंड मॉडर्न सिल ओट्स भी आपको देखने को मिलता है। इसके साथ में ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को भी ब्लेंड किया जाता है। अगर इनके फेमस क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो इनके फेमस क्लाइंट्स हैं अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और कुछ ऐसी फिल्म्स जो बहुत ही ज्यादा सुपरहिट रही और आज के टाइम में भी वो बहुत फेमस फिल्म्स हैं। तो जैसे कि आपका देवदास, उमराव जान, तो इन मूवीज के लिए भी अबू जानी एंड संदीप खोसला ने काफी सारे डिजाइन्स किए थे। अवार्ड्स की बात करें तो अबू जानी संदीप खोसला को नेशनल अवार्ड दिया जा चुका है फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, जो कि इन्होंने देवदास मूवी के लिए डिजाइन किया था। सेकंड, इनको IIFA अवार्ड भी दिया जा चुका है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अबू जानी एंड संदीप खोसला के डिजाइन स्टाइल के बारे में। तो अबू जानी एंड संदीप खोसला ने जितना भी काम किया उसमें एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर वर्क दोनों पर बहुत ज्यादा काम किया गया, इसलिए इनको मास्टर्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर वर्क बोला जाता है। अबू जानी एंड संदीप खोसला को चिकनकारी रिवाइवल के लिए जाना जाता है। इन्होंने लखनऊ की चिकनकारी को हाई फैशन में ट्रांसफॉर्म किया। एक ऐसा टाइम जब चिकनकारी खत्म होने की कगार पर थी, जब चिकनकारी का ट्रेडिशन बिल्कुल खत्म हो रहा था, उस टाइम पर अबू जानी एंड संदीप खोसला ने लखनऊ की चिकनकारी को रिवाइव करने का काम किया, इसीलिए इनको रिवाइवल ऑफ चिकनकारी के लिए जाना जाता है। अगर हम अबू जानी एंड संदीप खोसला के सेलिब्रिटी लिस्ट को जाने तो इनकी सेलिब्रिटी लिस्ट में अनीता अंबानी एंड प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस एटसेट्रा इंक्लूडेड है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अबू जानी एंड संदीप खोसला के 3 फेमस कैंपेन्स के बारे में। तो इनका पहला फेमस कैंपेन है ग्लोरी ऑफ गिद्दा, सेकंड आपका है द मैडनेस ऑफ अबू एंड संदीप एंड द थर्ड इज सतरंग। तो हर कैंपेन का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, अपनी अलग फैब्रिक है, अपना अलग डिजाइन है और अपना एक अलग फीचर है। तो हर कैंपेन को और हर फीचर को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर पाना हमारे लिए यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इन सारे कैंपेन्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वो सब हम अपनी क्लासेस में कवर करते हैं। उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे कैंपेन्स है। तो सारे कैंपेन्स को डिटेल्स में कवर कर पाना हमारे लिए यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हम अपने क्लासेस में बहुत डिटेल में कवर करते हैं, तो उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आप देखना चाहते हो कि हम अपने लाइव क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं,
क्या हमारी मेथोडोलॉजी है, तो उसके लिए आप अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास भी बुक कर सकते हो। वीडियो का एंड में मैं आपको फ्री डेमो क्लास के बारे में जरूर बताऊंगा कि फ्री डेमो क्लास आप कैसे बुक कर सकते हो। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। मसाबा गुप्ता इंडिया की एक बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर जिनका नाम है मसाबा गुप्ता। तो अगर हम मसाबा गुप्ता की एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी एजुकेशन लंदन के सेंट्रल सेंट मार्टिन्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन से कंप्लीट किया। तो इन्होंने पूरा ट्रेनिंग लिया हुआ है, पूरा फॉर्मल ट्रेनिंग है, फॉर्मल एजुकेशन है। तो बैकग्राउंड में एक फॉर्मल एजुकेशन और एक ट्रेनिंग होती है तो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है, एक बैकबोन का काम करता है जिसका प्रॉफिट इनको काफी मिला भी। अगर इनके सिग्नेचर स्टाइल के बारे में बात करें तो इनके सिग्नेचर स्टाइल में आपको इंडियन मोटिव्स देखने को मिलते हैं, आपको प्रिंट्स देखने को मिलते हैं, इसके साथ में आपको बहुत सारे वाइब्रेंट एंड प्लेफुल कलर्स देखने को मिलते हैं। अगर इनके फेमस क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, करीना कपूर, बहुत सारे इनके अलावा भी जो सेलिब्रिटीज है वो इनके क्लाइंट्स हैं। अगर हम मसाबा गुप्ता के डिजाइन्स के बारे में बात करें तो एक ऐसा फीचर है जो आपको किसी और डिजाइनर्स के डिजाइन्स में देखने को नहीं मिलेगा, एंड दैट इज बोल्ड प्रिंट। इनके डिजाइन्स में आपको बहुत ज्यादा बोल्ड प्रिंट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? सो शी इज नोन एज अ बोल्ड प्रिंट पायोनियर। एक ऐसा टाइम जब फैशन डिजाइनर्स बहुत डिटेल में बहुत इंट्रिकेट डिजाइन्स बना रहे थे, उस टाइम पर मसाबा ने बोल्ड प्रिंट्स पर काम करना स्टार्ट किया और इनके खुद के लेबल की बात करें दैट इज हाउस ऑफ मसाबा। तो चलिए बात कर लेते हैं मसाबा गुप्ता के 3 फेमस कैंपेन्स के बारे में। तो इनका पहला कैंपेन है घुस घुस के, सेकेंड इज आइडेंटिटी क्राइसिस एंड द थर्ड इज लव चाइल्ड बाय मसाबा। रोहित बाल जिनको मास्टर ऑफ ग्रैंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो NIFT दिल्ली से इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है। इनके ब्रांड का नाम है रोहित बाल, जो कि इन्होंने 1990 में लॉन्च किया। अगर इनके सिग्नेचर स्टाइल के बारे में बात करें तो आपको मुगल इंस्पायर्ड मोटिव्स देखने को मिलते हैं, जैसे पीकॉक है या फिर लोटस है। और इसके साथ ही इन्होंने अपने डिजाइन में कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी पर बहुत ज्यादा फोकस किया। तो अगर इनके क्लाइंट्स की बात करें तो इनके क्लाइंट्स की लिस्ट में शामिल है अमिताभ बच्चन, नाओमी कैम्पबेल एटसेट्रा। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से डिजाइनर हैं जिन्होंने अपने डिजाइन्स में लोटस एंड पीकॉक मोटिव्स को यूज किया। द आंसर विल बी रोहित बाल। तो मेरे राइट साइड पर आपको ये जो डिजाइन दिख रहा होगा, तो अगर आप इस डिजाइन को ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आपको एक फ्लावर और इसमें आपको एक हिरन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इनके जो डिजाइन थे बहुत ज्यादा यूनिक थे, उसमें आपको एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही नेचर के जो मोटिव्स हैं लाइक फ्लावर्स वो भी आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनको द मास्टर ऑफ ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम समझें कि रोहित बाल अपने डिजाइन्स में कौन कौन से मोटिव्स यूज करते थे, तो आप देख सकते हो कि इन्होंने काफी सारे आइकॉनिक मोटिव्स को अपने डिजाइन्स में यूज किया, जैसे कि लोटस फ्लावर। तो लोटस फ्लावर को आप हाईलाइट कर सकते हो कि लोटस फ्लावर जो मोटिव यूज किया वो रोहित बाल ने अपने डिजाइन्स में किया। इसके साथ ही पीकॉक फेदर्स को भी इन्होंने एज अ मोटिव यूज किया। कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, तो इनके डिजाइन वो भी आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि इन्होंने क्राफ्टमैनशिप में कौन कौन सी टेक्निक या कौन कौन सा मेथड यूज किया, तो इन्होंने कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स को यूज किया, वेलवेट वर्क भी किया और इंट्रिकेट थ्रेड वर्क भी देखने को मिलता है। इनके 3 फेमस कैंपेन्स हैं भिलवाड़ा सिंथेटिक्स पहला, नंबर 2 ओमेगा वॉचेस एंड नंबर 3 गुलबाग कलेक्शन कैंपेन। अगर गुलबाग कलेक्शन की बात करें तो ये आपका मुगल गार्डन से इंस्पायर्ड है और इसमें आपको सिल्क एंड जरदोजी का काम देखने को मिलता है। अब हमारे नेक्स्ट फैशन डिजाइनर हैं जे वलाया। जे वलाया इंडिया के बहुत ही मशहूर डिजाइनर्स में से एक है और अगर हम इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो निफ्ट न्यू दिल्ली से 1989 में इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद इन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया दैट इज जे वलाया, जो 1992 में स्टैब्लिश किया गया। अगर हम इनके सिग्नेचर स्टाइल के बारे में बात करें तो इनके जो डिजाइन्स हैं
वो बेसिकली मुगल आर्ट से इंस्पायर्ड होते हैं। इनके सिग्नेचर स्टाइल में आपको रिच एम्ब्रॉयडरी, जरदोजी का काम, ब्रोकेट एंड सिल्क ओट्स देखने को मिलते हैं। दो ऐसी मशहूर फिल्म्स जिसमें इनके डिजाइन्स देखने को मिले, द फर्स्ट इज देवदास एंड सेकंड इज एकलव्य। फेमस क्लाइंट्स की बात करें तो सोनम कपूर, करीना कपूर, कंगना रानावत इनके फेमस क्लाइंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं जे वलाया के 3 फेमस कैंपेन्स के बारे में। तो रुमेली कलेक्शन इनका एक बहुत ही फेमस कैंपेन रहा। सेकंड इनका था अलीका कलेक्शन कैंपेन एंड द थर्ड वाज तस्वीर कैंपेन। अगर हम तस्वीर कैंपेन के बारे में बात करें तो ये विंटेज फोटोग्राफी से इंस्पायर्ड था। इसमें मोनोक्रोम एंड क्लासिक मोटिव्स को यूज किया गया था। सो दिस इज तस्वीर कैंपेन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रुमेली कलेक्शन की बात करें तो इनका रुमेली कलेक्शन ओटोमन एम्पायर से इंस्पायर्ड था। और आज के इस एपिसोड की हमारी लास्ट फेमस डिजाइनर हैं अनीता डोंगरे। अनीता डोंगरे को द क्वीन ऑफ सस्टेनेबल फैशन के नाम से जाना जाता है एंड शी इज अनीता डोंगरे। अगर हम इनके एजुकेशन के बारे में बात करें तो मुंबई के SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद इन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया और इनके ब्रांड का नाम है हाउस ऑफ अनीता डोंगरे, जो कि 1995 में स्टैब्लिश किया गया। और कुछ ही सालों पहले आई हुई एक बहुत ही सुपरहिट मूवी जिसका नाम था ए दिल है मुश्किल, और ए दिल है मुश्किल मूवी में इनके ड्रेसेस को, इनके डिजाइन्स को पहना गया। उसके साथ ही एक और मूवी जिसका नाम है वीरे दी वेडिंग, तो वीरे दी वेडिंग मूवी में भी इनके डिजाइन्स को पहना गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 6 मोस्ट फेमस कैंपेन्स बाय अनीता डोंगरे एंड द फर्स्ट कैंपेन दैट इज लव नोट्स 2016 एंड द सेकंड कैंपेन इज बिहाइंड द मास्क। अगर हम वेगन एसेसरीज के बारे में बात करें तो ये जो कैंपेन था वो वेगन बैग्स एंड बेल्ट्स के लिए डेडिकेटेड था। अनीता डोंगरे का ऐसा मानना था कि अगर हम कोई भी एसेसरीज बना रहे हैं तो पॉसिबल हो तो ये प्लांट बेस्ड मटेरियल से बनाया जाना चाहिए, और इस कैंपेन के लिए इन्होंने प्लांट बेस्ड मटेरियल का ही यूज किया। और इस कैंपेन के थ्रू इन्होंने बताया कि प्लास्टिक फ्री मटेरियल्स का यूज किया जाए, उसके साथ ही इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। एंड फोर्थ कैंपेन रीवाइल्ड 23 एंड नंबर 5 इज समर इन सैंटोरिनी एंड नंबर 6 इज जयपुर लव। तो अगर आप जयपुर लव की कैंपेन में देखो और इस पिक्चर में बेसिकली आपको ये जो लहंगा है इसमें आपको बड़े बड़े ब्लॉक प्रिंट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो आपको बेसिकली डिजाइन्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो मोटिव्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। इस तरीके से आप सारे डिजाइन्स को मेमोराइज कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हमने फेमस इंडियन फैशन डिजाइनर्स के बारे में और उनके वर्क्स के बारे में बहुत कुछ नया सीखा। हमने पूरी कोशिश की कि इन वीडियोस के थ्रू हम आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल में उन फैशन डिजाइनर्स के बारे में और उनके वर्क्स के बारे में बता सकते हैं, लेकिन YouTube पर बहुत ज्यादा डिटेल में बता पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको बता सके, ज्यादा से ज्यादा फैशन डिजाइनर्स को अपने एपिसोड में इंक्लूड कर सके, बट YouTube पर ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम अपनी क्लासेस में, अपने लाइव क्लासेस में इन सारे टॉपिक्स को, सारे फैशन डिजाइनर्स को बहुत ही डिटेल में कवर करते हैं। तो अगर आप NID, NIFT और UCT के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा, प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना होगा और स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करनी हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी कैसे की जाए, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कैसे की जाए, पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी कैसे की जाए जिससे आपको एक टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सके, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल पर आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। क्योंकि डेमो क्लास अटेंड करने के बाद ही आपको पता चलता है कि हम अपनी क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है। उसके साथ ही डेमो क्लास बुक करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। हमारी वेबसाइट है ssacinstitute.in। तो जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, राइट हैंड साइड पर डेमो क्लास के नाम से आपको एक टैब दिखता है
और जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है और आपको इस फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है। बेसिकली ये डेमो क्लास रिक्वेस्ट फॉर्म है और जैसे ही आप इस फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करते हो, जैसे कि आपका नाम, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड द एग्जाम विच यू वांट टू प्रिपेयर फॉर, तो जैसे ही आप अपने डिटेल्स फिल करते हो तो आपके लिए बुक हो जाती है एक फ्री डेमो क्लास। अब क्योंकि हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए या फिर वेबसाइट पर जाइए और बुक कीजिए अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास। इसके साथ ही अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो हमारे कोर्सेज के बारे में तो आप कोर्सेज के टैब पर क्लिक करके आप अदर कोर्सेज के बारे में भी जानकारी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एनआईडी या फिर निफ्ट या फिर यूसीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एनआईडी निफ्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो तो आपको हमारे सारे प्लान्स जैसे कि एनआईडी निफ्ट यूसीट सक्सेस प्लान या फिर आपका एनआईडी निफ्ट यूसीट का 2-डे ट्रायल कोर्स और एनआईडी निफ्ट का सक्सेस प्लान 2026 के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाती है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने लिए कोई भी प्लान चूज कर सकते हो। इसके साथ ही एसएससीसी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब क्योंकि हमारी टाइमिंग्स 8 PM to 10 PM है तो इसमें आपका एकेडमिक्स भी डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए या फिर वेबसाइट पर जाइए और बुक कीजिए अपने लिए फ्रीडम क्लास। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।